हेलो क्लास। सो पिछले लेक्चर में हमने एसिड सिक्रीशन को कम करने वाली ड्रग्स पढ़ी थी, जैसे एस्ट्रो ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स। तो आज हम उन ड्रग्स को पढ़ेंगे जो स्टमक के डिफेंसिव बैरियर को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इन्हें अल्सर प्रोटेक्टिव्स या म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स कह सकते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाते जाते कल देखा था, कल के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे अल्सर ट्रीटमेंट। अल्सर का ट्रीटमेंट हमने पहले भी सुना है और समझा है, बहुत बेसिक है कि एसिड को कम करना, म्यूकोसल प्रोटेक्शन को बढ़ा देना और एच पाइलोरी इन्फेक्शन को इरेडिकेट करना। यही 3 पिलर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें अल्सर प्रोटेक्टिव्स में इन शॉर्टली, तो इसमें हमारे 2 आते हैं, एक म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स और दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। देखो, म्यूकोसल प्रोटेक्टिंग एजेंट्स बेसिकली ये ड्रग्स स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करती हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने सुक्रलोफेट देखा, कोलॉइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, कोलॉइडल बिस्मथ सबसैलिसिलेट। इनका मेन काम एसिड को न्यूट्रलाइज करना नहीं होता। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन का इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अल्सर की सरफेस को कवर करके हीलिंग फास्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, इसमें मीज़ोप्रोस्टल, इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट में कल बताया था। ये बॉडी की नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरीके से काम करती हैं। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बढ़ाते हैं और एसिड का सिक्रीशन कम करते हैं। तो अगर आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इन अल्सर प्रोटेक्टिव्स की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एक आइडियल अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग बनाना है तो उसमें आप क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। तो शायद आपके कुछ आंसर्स रहें कि प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एंड पेप्सिन, अल्सर के सरफेस को इफ़ेक्टिवली कवर करिए, एसिड और पेप्सिन से अल्सर को बचाइए, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ाएं, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन इंक्रीज़ कर दें, म्यूकोसल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करें, हीलिंग को स्टिमुलेट करें, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो, सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन कम हो, मीन्स लोकल एक्शन थोड़ा ज़्यादा हो, साइड इफ़ेक्ट मिनिमम हो और सेफ़ और रिपीटेड यूज़ में भी इफ़ेक्टिव करे। तो ये कुछ चीज़ें हम सोचेंगे। तो इफ़ हम अगर बात करें इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अल्सर प्रोटेक्टिव्स में, तो सबसे पहले एक जनरल मैकेनिज़्म समझिए। अल्सर प्रोटेक्टिव्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहली चीज़ जिसमें आएगा प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्मेशन। ठीक है। ये अल्सर की सरफेस पे एक फ़िज़िकल कोटिंग बना देती हैं। अब एसिड डायरेक्टली अल्सर को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज। ठीक है। मीन्स ये HCl, पेप्सिन और बाइल सॉल्ट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक देती हैं। सो अल्सर प्रोटेक्टिव्स वर्क बाय स्ट्रेंथनिंग द म्यूकोसल डिफेंस सिस्टम रैदर देन सप्रेसिंग एसिड सिक्रीशन। तो मेजर एक्शंस क्या क्या इंक्लूड है? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव बैरियर ओवर द अल्सर, प्रिवेंशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन पेनिट्रेशन, जो मैंने बताया, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज, स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस सिक्रीशन, स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन भी कह लो। प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर थोड़ा मोटी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, एसिड लाइनिंग तक नहीं पहुंच पाता। एंड स्टिमुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। ठीक है। सरफेस पीएच इम्प्रूव होता है, एसिड न्यूट्रलाइज रहता है। ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट ब्लड फ्लो, म्यूकोसल ब्लड फ्लो बेटर होगा तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होने से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली हीलिंग फास्ट होगी। सेल रीजनरेशन, ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट होते हैं ना, तो न्यू एपिथेलियल सेल्स थोड़ा जल्दी बनते हैं। उसके अलावा लास्ट में हमारा जैसे कि सुक्रलोफेट सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है। तो हम अगर सुक्रलोफेट की बात करें तो सुक्रलोफेट बेसिकली एक एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है, सल्फेटेड सुक्रोज का। ये प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये सिर्फ स्टमक में लोकल एक्शन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म समझते हैं। मान लो कि पेशेंट क्या करता है, टैबलेट लेता है, हमारी ड्रग स्टमक में पहुंचती है,
फिर सेकंड स्टेप क्या करेगा कि जो एसिडिक गैस्ट्रिक पीएच है, इसमें सुक्रालोफेट एक्टिवेट इसी में होता है। इन द गैस्ट्रिक एसिडिक गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट इट पॉलीमराइजेस इनटू अ विस्कस, विस्कस का मतलब गाढ़ा, स्टिकी मतलब चिपचिपा जल बन जाएगा, ये एक स्टिकी जल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन ये जल अल्सर के प्रोटीन्स और नेक्रोटिक टिश्यूज़ के साथ में बाइंड कर लेता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है। द जेल बाइंड सेलेक्टिवली टू द अल्सरेटेड और एरोडेड म्यूकोसा। देन द नेक्स्ट स्टेप, अब एसिड और पेप्सिन अल्सर को टच नहीं कर पाते हैं, सो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द अल्सर अबाउट 6 आवर्स। एंड सुक्रालोफेट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, दैट्स वाई म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एंड द एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की एक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो सेल की जो रीजनरेशन है ये भी फास्ट होती है। सो वेल, एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? पेप्सिन को इनहिबिट करेगा, बाइल सॉल्ट्स को बाइंड करेगा, एंड लोकल ग्रोथ फैक्टर्स को प्रिजर्व करता है, हीलिंग एक्सेलरेट करता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम थेरापेटिक यूजेस की बात करें इसमें, तो डुओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस और गैस्ट्राइटिस वगैरह में ये काम आएगा। एडवांटेजेस क्या हैं? लोकल एक्शन, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बहुत कम है, प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन देखा जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि एल्यूमिनियम की वजह से हमारा बाउल मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, जिससे कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा डोज दिन में ज़्यादा लेनी पड़ती है ना, क्वाड्रबल 4 टाइम पर डे। दूसरी ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारा है कोलॉइडल बिस्मथ सब्सट्रेट या बिस्मथ सबसैलिसिलेट। ठीक है। तो बेसिकली ये एक बिस्मथ कंपाउंड है, ये भी मेनली लोकल एक्शन करता है। ठीक है। तो अगर आप इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो बिस्मथ कंपाउंड अल्सर की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, मींस प्रोटीन से रिएक्ट करता है अल्सर बेस पे। ठीक है। एंड पेप्सिन की एक्टिविटी रिड्यूस करेगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट सेक्रेशन स्टिमुलेट होगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। ठीक है। तो दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द अल्सर। The coating prevents acid and pepsin from the reaching to damaged tissues. Bismuth stimulates secretion of mucus and bicarbonate. और एक बात जो आपके नोट्स में नहीं है, खैर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट एक डायरेक्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया को म्यूकोसा के साथ अटैच होने से रोकता है और उसके एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है। तो अगर हम थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी इरेडिकेशन रेजिमेंट्स या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में काम आएगा। ये जो क्वाड्रुपल थेरेपी वगैरह ही मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ इसमें, दैट्स मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? तो प्रोटेक्टिव बैरियर और एंटी एच पाइलोरी एक्शन, अल्सर हीलिंग फास्ट, ये सारी चीज़ें। लिमिटेशंस क्या है कि टंग और स्टूल ब्लैक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हाई डोज यूज़ अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है मीज़ोप्रोस्टल। देखो, मीज़ोप्रोस्टल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है बेसिकली। अगर हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो एसिड को कम करेगा, म्यूकस बढ़ाता है, बाइकार्बोनेट बढ़ाते हैं और ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया। ठीक है। एनासिड्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम कर देते हैं, इसीलिए एनासिड से अल्सर होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर्स में अपने। तो अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स या मीज़ोप्रोस्टल प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। इससे क्या होगा? एसिड का सिक्रीशन कम हो जाएगा, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और सेल का रिपेयरमेंट थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो
थेरापेटिक यूज़ क्या है इसमें कि गैस्ट्रिक अल्सर में या डुओडेनल अल्सर में, एनसेट की वजह से हुए अल्सर में, एंड एडजंक्ट थेरेपी जो एच पाइलोरी के लिए होती है, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस में, तो बहुत सारी चीज़ों में। तो ओवरऑल फ़ायदे क्या हैं? प्रोटेक्टिव बैरियर को इम्प्रूव करेंगे, एनासिड यूज़र्स में काफ़ी बेटर तरीके से यूज़फुल है, तो ये समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट हमारा आने वाला है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है। बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव और एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है जो यूरिएज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में ही रहती है। ठीक है, बेसिकली ये जो यूरिएज एंजाइम बनाता है जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया के आसपास का पीएच बढ़ जाता है और बैक्टीरिया एसिड के इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर लेता है। अब बेसिकली ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर का कॉमन कॉज है, और कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रिक कैंसर और MALT, लिम्फोमा या मार्ट लिम्फोमा का भी रिस्क बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें PPI यूज़ करते हैं। ठीक है, PPI का मैकेनिज़्म आपको मालूम है। एंटीबायोटिक्स है ना, अमॉक्सिसिलिन जैसे कि क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। इससे सेल वॉल नहीं बन पाएगी, बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाएगा। बैक्टीरिया का नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक, मीन्स ये वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल करता है, और स्वेल होने के बाद चांस होते हैं उसके बर्स्ट होने के। तो बर्स्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी सेल वॉल मजबूत होती है। तो जब सेल वॉल ही कमज़ोर कर देंगे तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लैरिथ्रोमाइसिन 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है जो प्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, वापस से मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक कंडीशंस में DNA को डैमेज करेगा, जिससे इनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल को बेसिकली बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस रोकेगा। लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, तो DNA गायरेस और टोपोआइसोमरेस 4 को ये इनहिबिट करता है। ये मैकेनिज़्म हम एंटीबायोटिक्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अमॉक्सिस, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी यहाँ पे जो भी शॉर्ट में है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इरेडिकेशन रेजिमेंट्स। तो इसमें हम ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल थेरेपी या इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो स्टैंडर्ड इरेडिकेशन रेजिमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिपल थेरेपी है, इसको हम यूजुअली 14 डेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ट्रिपल का मतलब तो 3। तो इसमें पहला आपको दिख रहा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेप्राजोल, एसओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये हमारी हो जाएंगी। उसके बाद अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन के बजाय हम मेट्रोनिडाजोल भी यूज़ कर सकते हैं अगर बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो, रैदर देन तीसरा जो हमारा आता है वो है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो इनको कब यूज़ करेंगे? जब क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस कम हो, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में हम सिलेक्ट रेजिमेंट्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ओमेप्राजोल, अमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो एडवांटेज क्या है कि सिंपल रेजिमेंट है, पेशेंट कॉम्प्लेंट्स बेटर होता है। थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस होने पर थोड़ा सक्सेस रेट कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारे पास है बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी। दिस थेरेपी वुड बी ऑल्सो लीड टू 10 to 14 डेज। अब इसमें क्वाड्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सेम इसमें भी है, बिस्मथ सब सैलिसिलेट या फिर कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट मिल जाएगा। तीसरी हमारे पास मेट्रोनिडाजोल हो जाएगी, और चौथी हमारे पास आ जाएगी टेट्रासाइक्लिन। दिस रेजिमेन इज़ प्रेफर्ड इन एरियाज विद हाई क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस और आफ्टर ट्रीटमेंट फेल्योर। अगर हमारा ट्रिपल थेरेपी फेल होता है, ठीक है,
तो हम ये क्वाड्रपल थेरेपी का यूज़ करेंगे। इट्स अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। तो क्लेरेथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब यूज़ करेंगे, पेनिसिलिन से एलर्जी होगी तब यूज़ करेंगे, या फिर हमारी ट्रिपल थेरेपी फेल हो गई हो। थोड़े से फ़ायदे इसके ये हैं कि रेजिस्टेंस के बावजूद यहाँ पे अच्छी रेडिकेशन रेट हमें देखने को मिल जाती है। एच पाइलोरी पर मल्टीपल मैकेनिज़्म से अटैक होता है यहाँ पे, तो और बेटर तरीके से काम करेगा। एंड डिसएडवांटेज ये है कि टैबलेट थोड़ा ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, नाउजिया, मेटालिक टेस्ट, ब्लैक स्टूल, ऐसे जैसे ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो हम बात करेंगे ये है कॉन्कॉमिटेंट थेरेपी। दैट ये जो थेरेपी है ये भी 10 से 14 दिन तक चलती है। इसमें भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रिनोडाजोल, ये सारे, सो ऑल 4 ड्रग्स आर गिवन साइमल्टेनियसली। मतलब कि इंडिकेशंस क्या है कि थोड़ा हाई इरेडिकेशन रेट चाहिए यहाँ पे, जहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पैटर्न मिक्स्ड हो वहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑप्शन इन मैनी सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये है कि मल्टीपल एंटीबायोटिक्स की वजह से जो रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, तो इरेडिकेशन सक्सेस जनरली बेटर होती है देन स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपीज रेजिस्टेंट एरियाज़। और डिसएडवांटेज क्या है कि एडवर्स इफ़ेक्ट और जो पिल का बर्डन है ये ज़्यादा हो सकता है, तो इस वजह से 4 दवाइयाँ सफिशिएंट होती हैं, ज़्यादा ही होती कह लो। तो पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट सिर्फ एसिड को कम करना नहीं है, 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला तो एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करना, दूसरा म्यूकोसल डिफेंस को स्ट्रेंथन करना, और तीसरा अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट हो तो उसको कम्प्लीटली रेडिकेट करना। जब ये तीनों गोल्स अचीव हो जाएं या तीनों गोल्स अचीव होते हैं तब अल्सर इफेक्टिवली हील होता है और रीअकरेंस का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे हमने इंडिकेशंस देख लिए हैं। ठीक है। एंड अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ये है ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। देखो पिछले पॉइंट में या पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि एंटी अल्सर ड्रग्स बॉडी में कैसे काम करती हैं, मींस हमने उसकी फार्माकोडायनेमिक्स देखी। अब हम पढ़ेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी बॉडी इन ड्रग्स के साथ क्या करती है। इसमें हम एडीएमए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। हर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अलग होता है और इसी वजह से उसकी डोज, ड्यूरेशन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम डिसाइड करते हैं। चलिए अभी हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इनकी डेफिनेशन तो नहीं समझेंगे क्योंकि हमें पहले से मालूम है। अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटासिड्स। अब एंटासिड्स में क्या आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एब्जॉर्प्शन में ज़्यादातर एंटासिड सिस्टमेटिकली या सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, या स्टमक के अंदर ही लोकल एक्शन करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनका सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एब्जॉर्ब फ्रैक्शन ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबोलाइज बिल्कुल नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें, नॉन एब्जॉर्ब पार्ट फीसेस से निकल जाता है। एब्जॉर्ब आयरन किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें फॉर्मेटिडीन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, एनेटिडीन जो भी है। ठीक है। एनेटिडीन फ़िलहाल के लिए कई जगहों पे बंद है, इसलिए इसको थोड़ा हिस्टोरिकली बोला जाने लगा। तो ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत अच्छी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बायो अवेलेबिलिटी इनकी मॉडरेट से अच्छी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स तक पहुंचती हैं। एंड प्रोटीन बाइंडिंग रिलेटिवली लो टू मॉडरेट होती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म, लीवर में पार्शियल मेटाबॉलिज्म होता है। सिमेटिडीन साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, इसीलिए ड्रग इंटरेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं। फॉर्मेटिडीन में साइटोक्रोम
जो पी एंजाइम है इनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। एक्सक्रीशन इनका भी सेम तरीके से। पीपीआईज़ की बात करें, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, इनके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एसिड लेबाइल ड्रग्स होती हैं, इसीलिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स या कैप्सूल्स में दिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, खाने से आधे या 1 घंटे पहले देना थोड़ा सा बेटर इसका इफेक्ट मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ब्लड के थ्रू पैराइटल सेल्स के सेक्रेटरी कैनिकुलाई तक पहुंचते हैं और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से रिस्पॉन्स पेशेंट में अलग अलग हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर के में साइटोक्रोम P2C19 और CYP3A4, ठीक है, इन एंजाइम्स के थ्रू ये मेटाबोलाइज होते हैं और जेनेटिक डिफरेंसेस में CYP2C19 एक्टिविटी ये ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है। एक्सक्रीशन मेटाबोलाइट्स यूरिन और बाइल दोनों से एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक्स में पायरेनज़ेपिन, टोलेनज़ेपिन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एब्जॉर्ब होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। CNS पेनिट्रेशन ड्रग के टाइप्स पे डिपेंड करती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन मेनली किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। अब इसमें मीज़ोप्रोस्टल है। मीज़ोप्रोस्टल का एब्जॉर्प्शन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टिश्यूज़, रैपिडली कन्वर्टेड टू द लीवर इन द टू द एक्टिव मेटाबोलाइट मीज़ोप्रोस्टल एसिड के फॉर्म में, एंड ये भी यूरिन के फॉर्म में ज़्यादातर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। जो खैर फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अल्सर प्रोटेक्टिव्स, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ अल्सर के सरफेस पे लोकल एक्शन देगा, ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एक्सक्रीशन फीसेस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। ओके, तो इतना काफ़ी है। कोलोइडल बिस्मथ सबसिलिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें सेम तरीके से हैं। अभी नेक्स्ट हमारे यूजर्स, साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस आएंगे, ठीक है। इनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, कैसे यूजर्स क्या क्या होंगे एंटासिड के या फिर डिफरेंट क्लासेस के बेस पे।